नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो इंडिया जीके प्लस में वर्ल्ड जीके प्लस में अपना स्टैटिक जीके और प्लस में करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम की आप बात कर सकते हो, वो क्वेश्चन हम इसमें कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो आपके सामने देखिए। अद्वैत दर्शन शास्त्र जो है ये डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी कि अद्वैत दर्शन शास्त्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा। तो ये रहेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आदि गुरु शंकराचार्य या आदि शंकर जो है आपका इसका राइट आंसर रहेगा। तो अद्वैत दर्शन शास्त्र आदि शंकर से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपके सामने नाम है रामकृष्ण परमहंस। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में। किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में। और क्या पढ़ा था कि इनके गुरु का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, वो था रामकृष्ण परमहंस। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कौन थे, ये स्वामी विवेकानंद जो है इनके गुरु थे। और इसीलिए अब क्वेश्चन क्या था पिछली क्लास के अंदर, ये था कि जो रामकृष्ण मिशन है ना, रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। क्यों की गई? क्योंकि इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी याद में इन्होंने शुरू किया था। कब? 1897 के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय थे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय थे, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी। अब लाला लाजपत राय के बारे में आप सभी को पता होगा, इनकी जो मृत्यु कब होती है आपको पता है ना, जो साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन जो आया था, क्योंकि इसका विरोध किया गया, क्योंकि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। और इसके विरोध के चक्कर में 17 नवंबर 1928 को जो लाठी चार्ज जो हुआ था, लाठी चार्ज किया गया, इस लाठी चार्ज में लाठियों के प्रहार से मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की, जिनकी कर्म भूमि आपसे पूछा जा सकता है, कर्म भूमि कौन सी, तो कर्म भूमि इनकी रहेगी हिसार। कर्म भूमि हिसार जो है वो रहेगी लाला लाजपत राय की। तो ये आप सभी को पता है। इनको किस नाम से जाना जाता, तो इनको जाना जाता है पंजाब केसरी के रूप में, पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है लाला लाजपत राय। इसके अलावा आप सभी को पता है हरियाणा केसरी के नाम से किसको जानते हैं, हरियाणा केसरी। तो पंजाब केसरी के नाम से तो लाला लाजपत राय को, लेकिन हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जो है वो जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा, अगर ऑप्शन के अंदर आपके सामने पंडित नेकीराम शर्मा ना दिया हो, तब क्या दिया होगा, तब आपको पंडित श्री राम शर्मा जो है वो दिया होगा, पंडित श्री राम शर्मा जो है वो दिया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे पंडित नेकीराम शर्मा इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। अगर बाय चांस ऑप्शन में ना हो तो पंडित श्री राम शर्मा दिया होगा, तो हम इसके साथ यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आपसे पूछे ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं पंडित श्री राम शर्मा को। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, पंडित श्री राम शर्मा को क्या बोला जाता है आपका, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। लेकिन हरियाणा केसरी जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को, और पंजाब केसरी आप सभी को पता है लाला लाजपत राय, जिनकी 1928 के अंदर साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के अंदर जो है वो हो जाती है उनकी मृत्यु यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, महात्मा गांधी के आपके गुरु, महात्मा गांधी के गुरु आपसे पूछे कौन, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। वहीं पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि कौन थे, पहले आपके उप प्रधानमंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री बने थे, पहले उप प्रधानमंत्री, और आप कह सकते हो पहले आपके गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ। अब ये क्वेश्चन देखो, हमने पिछली क्लास के अंदर ये पढ़ी थी ना, कुछ एक इंपॉर्टेंट बुक्स। तो ये आपकी जैसे महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ एक है, जवाहरलाल नेहरू की है, इनकी कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ये पुस्तक किसकी रहेगी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो है जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाता है, इनकी आपकी कौन सी, द विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की। इसके साथ ही इग्नाइटेड माइंड आपसे पूछ ले, इग्नाइटेड माइंड, ये भी पुस्तक किसकी रहेगी, एपीजे अब्दुल कलाम की। वहीं पे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की आपकी पुस्तक कौन सी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पुस्तक है किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। और इनकी द लेटर फ्रॉम ए फादर टू ए डॉटर, ये भी रहेगी किसकी, जवाहरलाल नेहरू की रचना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 35वां क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ये आपसे इतना भी दिया हो सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये किसकी रचना है, ये रहेगी महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी की। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो पहली बार किस वर्ष दिए गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनकी स्थापना तो कर दी जाती है 1954 के अंदर, लेकिन इसके जो पहली बार कब दिए गए थे, 1955 के अंदर जो है पहली बार ये दिए गए थे साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1955 के अंदर जब ये दिए गए थे तब इसके अंदर इनाम की यानी तब इसके अंदर कितनी राशि दी जाती थी, 5,000 रुपए जो वो इसकी राशि दी जाती थी। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर कितने दिए जाते हैं, आपके 1 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए राशि के तौर पर दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार में अभी वर्तमान में कितनी इसकी राशि है, तो वो 1 लाख रुपए है। किस क्षेत्र में दिए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो आप सभी को पता होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी जो है कितनी भाषाओं के अंदर, एक तो आप सभी को पता है भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची जो है जिसमें आपके मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी पहले, है ना, 14 थी। उसके बाद आपकी 8 नई भाषाएं इसके अंदर जोड़ी गई। तो टोटल अभी वर्तमान में कितनी है, तो टोटल अभी 22 भाषाएं जो है वो रहेगी किसके अंदर, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर। प्लस में 22 भाषाएं तो ये होगी, प्लस में आपका एक तो अंग्रेजी भाषा के लिए और प्लस में एक आपकी राजस्थानी भाषा के लिए। इन सभी यानी कि टोटल आप बोल सकते हो कि टोटल 22 प्लस में अंग्रेजी प्लस में राजस्थानी, टोटल 24 भाषाओं के लिए आपका दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसमें टोटल अभी इनाम की राशि कितनी, 1 लाख रुपए है। स्थापना इसकी होती है 1954 के अंदर, स्थापना 1954 के अंदर इसकी स्थापना, और 1955 के अंदर ये पहली बार जो है वो दिए गए थे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 36 का जो है वो रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, भारत में समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है, यानी कि कौन सा, क्वेश्चन दिया गया कि भारत में कौन सा समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है, तो कौन सा, मरीना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। मरीना बीच हम जिसको बोल सकते हैं मरीना बीच, तो मरीना बीच जो है ये समुद्री तट जो है सबसे लंबा समुद्री तट है। आप ये बोल सकते हो कि भारत का तो सबसे लंबा है, भारत का सबसे लंबा है ये समुद्री तट, ठीक है, भारत का सबसे लंबा। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में ये आता है कौन से नंबर पे, 2nd नंबर के अंदर ये आता है। मरीना बीच वैसे पड़ता कहां पर है, चेन्नई के अंदर। चेन्नई कहां पर, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। मरीना बीच चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा है लेकिन वर्ल्ड का 2nd नंबर पे ये आपका पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा की द्विसदन व्यवस्था में हमारे पास कितने सदन होते हैं। अब देखिए द्विसदन का मतलब ये आपका क्या होता है, 2 सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो रहेगा राइट आंसर। वैसे आप सभी को पता है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा तो आपको सभी के अंदर मिलेगी, लेकिन विधान परिषद जो है वो कितने राज्यों के अंदर है, पहले ये 7 राज्यों के अंदर हुआ करती थी, कितने में, 7 राज्यों में। लेकिन जब से आपका 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जम्मू कश्मीर प्लस में लद्दाख को क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो उसके बाद विधान परिषद जो है अभी कितने राज्यों के अंदर है अभी वर्तमान में, तो 6 राज्यों के अंदर आपकी विधान परिषद रहेगी। और वो कौन कौन से है, तो एक आप याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। इसके अलावा कौन सा, यूपी बिहार हो गया, यूपी और बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, और इसके अलावा कौन सा, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया, है ना। ये इतने 6 तो आपके 6 राज्यों के अंदर अभी विधान परिषद है। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, यूपी, बिहार, जो महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। इन 6 राज्यों के अंदर अभी आपकी जो है कौन सी विधान परिषद है। अब विधानसभा और विधान परिषद में आपका फर्क क्या रहेगा, आप ये बोल सकते हो कि जो विधानसभा जो है इसके अंदर आपकी एज कितनी है, इनमें डिफरेंस अगर बोलो तो 25 वर्ष जो है वो एज रहेगी आपकी विधानसभा के अंदर, और विधान परिषद के अंदर आपकी कितनी, 30 वर्ष जो है वो एज रहेगी। आपकी विधानसभा जो है इसमें कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का, विधान परिषद के अंदर कितना, वही आपका 6 साल का कार्यकाल। जिस तरह से आपके राज्यसभा के अंदर जो सदस्य आपके 1/3 सदस्य हर साल जो हर 2 साल के बाद जो बदले जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपके इसके अंदर रहेंगे। तो 5 साल और 6 साल जो है वो कार्यकाल रहेगा इन दोनों का, तो ये आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा की नृत्य विधा क्या है, ओडिशा का नृत्य विधा यानी कि ये पूछा गया शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा रहेगा, तो ओडिशा का कौन सा, नाम से आप बता सकते हैं कि ओडिशा का ओडिसी जो है वो रहेगा। वहीं पे
अगर बात की जाए कुचिपुड़ी की, तो आप सभी को पता होगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रख सकते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य का जो टॉपिक है ये एक तरह से स्टैटिक जीके का पार्ट है, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। देखिए कुचिपुड़ी आपका जो है वो कहाँ से संबंधित है, कुचिपुड़ी कहाँ से है आपका, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हो गया, आंध्र प्रदेश से होगा, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है, जो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, वहीं पे कुचिपुड़ी हो गया। इसके अलावा कथक दे रखा है, कथक, कथक कहाँ का है आपका, नॉर्थ इंडिया का आप बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित है यानी कि, और इसके संबंधित कौन है, बिरजू महाराज हो गए। इसके अलावा देखो भरतनाट्यम जो दे रखा है, भरतनाट्यम, तो ये भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य रहेगा। वहीं पे केरल की अगर बात की जाए, केरल में कौन सा है, तो केरल में कथकली हो गया, और प्लस में मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है, ये आपकी केरल का शास्त्रीय नृत्य रहेगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और भरतनाट्यम से जुड़ी हुई एक आप कह सकते हैं किसका संबंध है, तो वो सोनल मानसिंह, जो शायद आपको याद होगा क्वेश्चन में भी पूछा गया, सोनल मानसिंह, जिनका आपका किससे, तो आपका भरतनाट्यम से भी संबंधित जिनका हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा का अपना हरियाणा से संबंधित क्या रहेगा, उड़ीसा। उड़ीसा के अभी प्रेजेंट टाइम में आपके सीएम कौन है, तो उड़ीसा के सीएम कौन हो गए, नवीन पटनायक, है ना, नवीन पटनायक। और वहीं पे इसके आपके राज्यपाल गवर्नर कौन हो जाएंगे, गणेशी लाल, है ना, गणेशी लाल। और ये गणेशी लाल का संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा के सिरसा जिले से इनका संबंध है। किसका, गणेशी लाल, जो अभी वर्तमान के अंदर उड़ीसा के आपके गवर्नर रहेंगे, और वहां पे सीएम कौन है, सीएम रहेंगे नवीन पटनायक। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो किस वर्ष लड़ी गई, पानीपत की दूसरी लड़ाई आप सभी को पता है कब, 5 नवंबर 1556। आपको एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है। वैसे तो आप सभी को पता होगा अभी के जो लेटेस्ट पेपर जो हुए थे 2021 के अंदर, उसमें बिल्कुल डेट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको ध्यान रखना है 5 नवंबर 1556 को पानीपत की जो है वो आपकी दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और इसमें किस किस के बीच में, हेमू था एक साइड, और दूसरी साइड कौन था, अकबर की तरफ से बैरम खां था। कौन था, बैरम खां। क्योंकि अकबर का जन्म आप सभी को पता 1542 के अंदर होता है, तो इसीलिए अकबर कितने साल का था, मात्र आप देख सकते हो 42, और आपका कितना हो गया 52, कितना 10 14, लगभग 14 साल का था इस समय पे, है ना, 14 साल का था अकबर। तो इसीलिए इसकी तरफ से किसने नेतृत्व किया था, बैरम खां ने किया था। और दूसरी तरफ से हेमू जो था जिसने दिल्ली की गद्दी पर यहाँ पर शासन कर लिया था, और ये मात्र लगभग 1 महीने तक यहाँ पर शासन किया था। लगभग 7 अक्टूबर 1556 को ये दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठा था। और उसके बाद आप देख सकते हो अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया, तो 5 नवंबर को ये लड़ाई होती है। और इस दिन की कौन, तो यहाँ पर हेमू जो इसको मार दिया जाता है, क्योंकि इसकी आंख में तीर लग जाता है। और इसी के साथ जो दिल्ली की गद्दी पर जो है, दिल्ली की गद्दी पर जो वो बैठने वाला कौन था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला लास्ट हिंदू आप बोल सकते हो कौन था, हेमू, जिसका पूरा नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है जिसका पूरा नाम था, और ये आपका दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला लास्ट हिंदू शासक जो आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि ये आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये कौन था, 14वां विक्रमादित्य, लास्ट विक्रमादित्य की उपाधि भी हेमचंद्र ने ही यहाँ पर ली थी। और बस ये इतनी चीजें इसके अंदर आप सभी को ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए ये तो हो गया कौन सा, पानीपत का दूसरा। प्रथम युद्ध आप सभी को पता है 1526 को, 1526 की एग्जैक्ट डेट आपको कितनी हो जाएगी, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का कौन सा युद्ध होता है, प्रथम युद्ध। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 21 अप्रैल 1526 को। और आप सभी को पता है इसमें कौन, बाबर और इब्राहिम लोदी था। और वहीं पे हेमचंद्र जो यहाँ पर मर जाता है, तो हेमचंद्र की जो समाधि है वो भी कहाँ पर है, वो भी आपकी पानीपत के अंदर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है। वैसे 1555 के अंदर आपका एक युद्ध होता है जिसको हम बोलते हैं सरहिंद का युद्ध, जो किसके बीच में, हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में होता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे तब ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। आगे देखो, सम्राट अशोक जो है वो किसके राजकुल से थे, सम्राट अशोक तो किसके थे, सम्राट अशोक जो है ये मौर्य साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर ए। देखो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना आपसे पूछी जाती है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जिसने किसके आपके नेतृत्व में, चाणक्य के नेतृत्व में एक दुष्ट शासक जिसका नाम क्या था, धनानंद या घनानंद जिसको बोल सकते हैं, इसकी हत्या करता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना करता है। इसके बाद इसका पुत्र आता है जो कौन था, बिंदुसार। कौन था,
बिंदुसार इसका पुत्र था और बिंदुसार का पुत्र कौन था, जो कि अशोक, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कौन था, अशोक। यानी कि आप सीधा बोल सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका पोता कौन था, जो सम्राट अशोक के नाम से जो जाना जाता है। इसीलिए राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य। अब देखिए अशोक जो है वो किस धर्म को मानता था, क्योंकि कलिंग का युद्ध जो हुआ था इसका जो राज्याभिषेक 269 बीसी के अंदर, और इसके राज्याभिषेक के आपके 8वें वर्ष जो है कौन सा युद्ध होता है, कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध कब होता है, इसके आपके राजा बनने के 8वें वर्ष के बाद। और इसी युद्ध के बाद जो है ये क्या कहते हैं, इसका एक धर्म परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इस युद्ध के अंदर काफी सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। और इसीलिए हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, कौन सा, बौद्ध धर्म। कौन सा, बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था अशोक ने। और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी इसने, तो उपगुप्त से इसने शिक्षा ली थी। किससे, बौद्ध धर्म की, अशोक ने। ठीक है, अब देखो अशोक की यहाँ पर बात होगी, बौद्ध धर्म था। वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किस धर्म को ये मानता था, तो ये जैन धर्म को मानता था। जैन धर्म का अनुयायी था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार किसका था, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था। यानी कि आप बोल सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो वो जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, और अशोक जो वो बौद्ध धर्म का। तीनों आपके अलग अलग यहाँ पर अनुयायी थे, तो इन तीनों के आप ध्यान रख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य जो है वो आपका इसका जो रहेगा राइट आंसर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि आपका अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख के अंदर मिलता है, तो आपको ये दिया होगा ना किस, तो आपको ये ध्यान रखना है मास्की व गुर्जरा अभिलेख के अंदर, मास्की व गुर्जरा अभिलेख के अंदर क्या अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक जो है वो मिलता है। यानी कि आपको ये कैसे पता कि उसका नाम अशोक था, तो ये हमें पता चलता है किससे, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। कलिंग जो इसने जीता था, कलिंग युद्ध जो हुआ था, कलिंग की राजधानी आपसे पूछ ले कौन सी, तो कलिंग की राजधानी तोसली हो जाएगी। कौन सी, तोसली जो है वो कलिंग की राजधानी हो जाएगी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश जो है वो विश्व में कॉफी का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन जो कॉफी का कहां से, तो बिल्कुल आप सभी को राइट आंसर पता है, ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो रहेगा राइट आंसर। वहीं पे इंडिया की बात की जाए तो भारत कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे रहेगा, किसमें, कॉफी के उत्पादन में। और अगर एरिया वाइज भी अगर हम बात करें ना, एरिया वाइज, तब भी भारत कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे। ठीक है, और वहीं पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो आप सभी को पता है सेकंड नंबर पे है, क्योंकि पॉपुलेशन में पहले नंबर पे कौन है, चाइना। और दूसरी अगर आपसे बात की जाए, एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी 2021 के पेपरों में कि आपका फ्रूट और वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों और फलों के उत्पादन में, फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन के अंदर जो है वो सबसे पहले स्थान पर कौन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रोडक्शन के, यानी सब्जियों और फलों का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो ये ध्यान रखना है, नंबर 1 पे रहेगा चीन, और वहीं पे नंबर 2 पे रहेगा भारत। ये 2021 के अंदर आपके क्वेश्चन जो हुए थे कांस्टेबल के, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन चीन पहले पे, भारत जो है वो रहेगा आपके दूसरे नंबर पे। ठीक है, और वहीं पे ये तो हो गया विश्व के अंदर कॉफी का बड़ा उत्पादक ब्राजील। भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है, भारत में, तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर पहले नंबर पे कौन रहेगा, कर्नाटक। कौन सा, कर्नाटक जो रहेगा, जिसके अंदर लगभग 70% के आसपास कॉफी का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा आप बोल सकते हो केरल के अंदर या तमिलनाडु के अंदर, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा ही, सेकंड थर्ड नंबर पे आप रख सकते हो। भारत के अंदर कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन। वहीं पे दुनिया की बात की जाए तो ब्राजील जो है वो रहेगा पहले नंबर पे। ठीक है, आगे देखो, कथक की नृत्य विधा है, अभी देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, कथक कहां से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का मतलब अगर आप मैप की बात करो तो नॉर्थ इंडिया की यहां पर बात की जाएगी, उत्तर भारत की, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पे इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। ठीक है, कथक यूपी। तमिलनाडु का आप सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम। तमिलनाडु का आपका कौन सा, भरतनाट्यम। देखो तमिलनाडु का यहां पर कौन सा हो जाएगा, तो तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम जो हमने अभी बात किया। ओडिशा का ओडिसी हो गया। केरल का कौन सा, तो केरल का आपका मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों के दोनों केरल से संबंधित है। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई हमने अभी अभी बात किया। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो 21 अप्रैल 1526 को
किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इन दोनों के बीच में जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई। और कौन जीता आप सभी को पता है, बाबर इसके अंदर जीत गया था, इब्राहिम लोदी इसके अंदर हार गया था। और इसीलिए इब्राहिम लोदी का मकबरा आपसे पूछ ले कहां पर है, क्योंकि ये युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला जो शासक था दिल्ली सल्तनत का, इसीलिए इसका मकबरा भी कहां पर बनाया गया? पानीपत के अंदर जो है वो इब्राहिम लोदी का मकबरा बनाया गया। ठीक है, अब इसके अलावा देखो और कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। हुमायूं की बात की जाए तो आप सभी को पता है अकबर जो हुमायूं जो है, क्योंकि बाबर 1526 के अंदर इसने पहला युद्ध जीता था, 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद बाबर के बाद कौन शासक बनता है? इसी का बेटा हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं शासन करता है। हुमायूं जो है कब गद्दी पर बैठता है? 1530 के अंदर। लेकिन क्या है, अगले आप कह सकते हो 9 साल इसने शासन किया। और 1539 के अंदर एक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है चौसा का युद्ध। कौन सा? चौसा का युद्ध होता है। और इस चौसा का युद्ध किस किस के बीच में होता है? हुमायूं के बीच में। और किसके बीच में? शेर शाह सूरी के बीच में। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। और इसमें कौन जीत जाता है? शेर शाह सूरी इसके अंदर जो है वो जीत जाता है। अगले ही साल दोबारा 1540 के अंदर एक युद्ध होता है जिसको क्या बोलते हैं? बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो अगले ही साल जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, और ये सेम किसके बीच में? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में होता है। और इसमें भी कौन हार जाता है? हुमायूं जो है वो हार जाता है और शेर शाह सूरी इसके अंदर जीत जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप कह सकते हो कि 1540 से लेकर 1555 तक, 1540 से लेकर और 1555 तक जो है किसका शासन चलता है? दिल्ली की गद्दी पर वो चलता है सूरी शासकों का। और इसके बाद 1555 में एक और युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? इस समय आपका युद्ध होता है कौन सा? सरहिंद का युद्ध। कौन सा? सरहिंद का युद्ध, हमने अभी अभी बात किया था। अब देखो 1540 के अंदर जो बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ था, हुमायूं जो है वो हार जाता है और शेर शाह सूरी इसके अंदर जीत जाता है। और सूरी डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर कब्जा कर लेती है इस गद्दी पर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना 1540 के बाद 1545 के अंदर शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी, इसकी क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 के बाद। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो बनता है वो कौन बनता है? सिकंदर सूरी। कौन बनता है? सिकंदर सूरी। और ये सिकंदर सूरी जब यहाँ पर शासन करता है तो इसी के टाइम में 1555 में जो युद्ध होता है, जो होता है सरहिंद का युद्ध, किसके बीच में? सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में। और इस युद्ध के अंदर कौन जीत जाता है? तो यहाँ पर शेरशाह जो सिकंदर सूरी जो है वो हार जाता है और हुमायूं यहाँ पर जीत जाता है। और दोबारा से 15 साल के बाद दोबारा से अपनी गद्दी पर वापिस बैठता है। ठीक है, तब इंपॉर्टेंट युद्ध कौन से? चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, इसके अलावा सरहिंद का युद्ध। ये तीनों के तीनों युद्ध हो गए। और इसके अलावा शेर शाह सूरी का आप सभी को पता है किससे संबंध है? अपने हरियाणा में नारनौल से संबंध है ना शेर शाह सूरी का, क्योंकि यहाँ पर किसका मकबरा है? इब्राहिम सूरी का। इब्राहिम सूरी जो कौन था? शेर शाह सूरी जो उसका दादा था। तो इसका मकबरा कहाँ पर है? इब्राहिम सूरी का, नारनौल के अंदर। लेकिन शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? इसका मकबरा है सासाराम, बिहार के अंदर। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर? सासाराम, बिहार के अंदर जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, देखिए मुगल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मुगल वंश की हमने अभी अभी बात किया, जो 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है, उस समय मुगल वंश की जो है वो होती है स्थापना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो सबसे लास्ट आपने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। 1857 की क्रांति जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा। और ये बहादुर शाह द्वितीय कौन था? ये था अंतिम मुगल शासक। अंतिम मुगल शासक या बोल सकते हो अंतिम मुगल शासक था जिसके द्वारा क्या किया गया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। अब उसके बाद क्या? बहादुर शाह जफर को यहाँ पर अंग्रेजों ने बंदी बनाकर इसको कहां पर भेज दिया? रंगून के अंदर। रंगून कहां पर? म्यांमार के अंदर। रंगून कहां पर? म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और इसी जेल के अंदर इसकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसके साथ ही क्योंकि इसके उत्तराधिकारी इसके बेटे थे, उनको भी अंग्रेजों ने यहाँ पर मार दिया था। तो ये आपका लास्ट जो है कह सकते हैं मुगल शासक था। और रंगून जो है क्या थी? म्यांमार या बर्मा की राजधानी थी। लेकिन अभी कौन सी है? अभी नाय पाए ताए, ये अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर किसकी? म्यांमार की राजधानी पहले रंगून हुआ करती थी 2006 से पहले तक यहाँ पे। तो बहादुर शाह द्वितीय जो वो क्या था? वो अंतिम मुगल शासक यहाँ पर था जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वैसे अगर हम बोलें तो मध्यकालीन जो भारत है उसके अंदर 1707 तक जो है वो किसने शासन किया था? यानी कि जो लास्ट आपका मुगल शासक था जहां तक काफी ज्यादा दबदबा यहाँ पे जो था मुगल वंश का, वो था औरंगजेब के समय तक। कब तक? औरंगजेब के समय तक यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो दबदबा यहाँ पे रहा था। और
औरंगजेब जो है वो आपका 1658 से लेके 1707 तक इसने शासन किया था और इसको किस नाम से जाना जाता, जिंदा पीर के नाम से भी किसको, औरंगजेब को जाना जाता था। किस नाम से, जिंदा पीर के। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रख लेना, 9वें गुरु जो थे, 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या भी किसके द्वारा की गई, गुरु तेग बहादुर की हत्या वो भी की गई किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखना, बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी इसका वो राइट आंसर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता जो कि HSSC के एग्जाम में आपके सामने था कि किस युद्ध के बाद मुगलों का जो है वो शासन बिल्कुल यहाँ पर खत्म होने की कगार पे आ गया था। कौन सा युद्ध था जिसके बाद मुगल बिल्कुल ही यहाँ पे हम कह सकते हैं शक्तिहीन हो गए थे, तो वो था आपका करनाल का युद्ध जो कि 1739 के अंदर था। कौन सा, करनाल का युद्ध 1739 का। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, मोहम्मद शाह रंगीला और वैसे आपका किसके, नादिर शाह के बीच में। और इसी युद्ध के अंदर कौन, नादिर शाह जो है कोहिनूर हीरा और जो मयूर सिंहासन जो कि किसका था, शाहजहां का था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाया था और मयूर सिंहासन यानी कि आप बोल सकते हो एक सिंहासन बनवाया था, एक गद्दी बनवाई थी जिसके अंदर ही उसने क्या किया था, कोहिनूर हीरा जो था उसको वहां पर उसके अंदर जो उसके अंदर फिट करवाया था। और वो आपकी जो मयूर सिंहासन प्लस में कोहिनूर हीरा वो ले जाता है नादिर शाह। और उसके बाद मुगल जो है वो कमजोर होना शुरू हो गए थे। तो HSSC के एग्जाम में आपके 2021 के अंदर लगभग 4-5 पेपरों में ये पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो ये आप ध्यान रखना, करनाल का युद्ध 1739 के अंदर जो है वो आपका होता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। श्रवण बेलगोला जो है ये तीर्थ स्थान है किसका, तो श्रवण बेलगोला जैन धर्म से संबंधित है। हमने अभी अभी बात किया था किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद को मार के यहाँ पे, क्योंकि धनानंद कौन था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किस धर्म का अनुयायी था, हमने अभी अभी पढ़ा था किसका, जैन धर्म का अनुयायी था। तो यही चंद्रगुप्त जो है कहां पर, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला जो है यहां पर जाने के बाद इसने उपवास किया और उपवास करते करते जो है इसने क्या किया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहां पर, श्रवण बेलगोला में। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो उसकी मृत्यु कहां पर होती है, श्रवण बेलगोला में। उपवास की वजह से इसकी मृत्यु होती है और ये जैन धर्म का अनुयायी था, इसीलिए आप बोल सकते हो कि श्रवण बेलगोला किसका तीर्थ स्थान है, तो वो जैन धर्म का जो है वो रहेगा तीर्थ स्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, हमने अभी अभी पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और दूसरी कौन सी, ए लेटर टू फादर, ए लेटर फ्रॉम फादर टू ए डॉटर, वो भी किसकी, वो भी जवाहरलाल नेहरू की। यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी कौन सी, तो दूसरी हमने अभी अभी पढ़ा कौन सी, ए लेटर फ्रॉम ए फादर टू ए डॉटर। तो ये रचना दोनों की दोनों जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा गांधी की आपकी कौन सी, द एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, जो हमने अभी बात की थी एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुस्तक थी, तो विंग्स ऑफ फायर आपकी एक पुस्तक थी। और इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड थी। भीमराव अंबेडकर जो है जिनको आपका 1990 के अंदर जो है क्या दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में। प्लस में 1990 में और किसको दिया गया, नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला और भीमराव अंबेडकर दोनों को 1990 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 के अंदर जो है वो दिया गया भारत रत्न का पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत में कौन मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायमूर्ति आप बोल सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई जो है भारत के, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। अभी वर्तमान के अंदर आपके 48वें नंबर के सीजीआई नियुक्त है, 48वें नंबर के। आपसे ये पूछा अभी वर्तमान के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपके कौन है, तो वो तो आप सभी को पता है कौन, NV रमना। NV रमना जो है अभी प्रेजेंट टाइम में किस नंबर के, 48वें नंबर के। और वहीं पे NV की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले कौन से, नुथलापति वेंकट रमन, नुथलापति वेंकट रमना आप बोल सकते हो। इनकी आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी NV की। और ये आपके 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रहेंगे 48वें नंबर के। इसके अलावा पहले आप सभी को पता है पहले कौन थे, तो पहले आपके थे HJ कानिया, HJ कानिया या बोल सकते हो हीरालाल जो कि सुंदस कानिया जो है वो पहले आपके सीजीआई थे। और अभी वर्तमान के अंदर 48वें NV रमना जो है वो रहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी वर्तमान के अंदर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपके कौन है, CEC या मुख्य चुनाव आयुक्त आप बोल सकते हो कौन, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ इलेक्शन
कमिश्नर आपके जो है वो रहेंगे सुशील चंद्रा, और इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका राइट आंसर। भंगड़ा जो है किस राज्य की नृत्य विधा है, भंगड़ा आप सभी को पता है अपना ही पड़ोसी स्टेट जिसका भंगड़ा आप बोल सकते हो, या गिद्धा जिसको बोल सकते हो, भंगड़ा यानी गिद्धा, एक तो भंगड़ा एक गिद्धा, दोनों की दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये पंजाब से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका राइट आंसर। इसके अलावा कौन हो गया भंगड़ा और गिद्धा, हरियाणा का पूछे ना, हरियाणा का आप सभी को पता है कौन सा, झूमर, हरियाणा का झूमर नृत्य जो है जिसको किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा का गिद्धा बोलते हैं, हरियाणा का गिद्धा किसको बोला जाता है, झूमर नृत्य को, और गिद्धा किसका है, तो गिद्धा आपका अपना ही पड़ोसी स्टेट जिससे हम अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को, उसी पंजाब का आपका नृत्य रहेगा भंगड़ा और गिद्धा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका जो है वो राइट आंसर। और अभी वर्तमान के अंदर पंजाब के अंदर किसकी सरकार आई है, आप पार्टी की, भगवंत मान अभी वर्तमान में वहां के सीएम है, और बनवारी लाल पुरोहित जो है वो रहेंगे किसके, पंजाब के आपके गवर्नर यहाँ पे। और वहीं पे दिल्ली में भी किसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की, आपकी सरकार दिल्ली के अंदर भी है, और यहाँ पे पंजाब के अंदर भी अभी वर्तमान के अंदर किसकी सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की। राजस्थान के अंदर किसकी है, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की, और राजस्थान के आपके अभी वर्तमान में सीएम कौन हो जाएंगे, अशोक गहलोत जो है वो अभी वर्तमान में सीएम हो जाएंगे राजस्थान के। इसके बाद भारत में डैश के महीने तक वर्षा का मौसम होता है, कब तक होता है, तो वर्षा का महीना लगभग आप बोल सकते हो कि लगभग 16 जून से लेकर 16 जून यानी जून के आधे से लेकर सितंबर के आधे तक, 15 जून से 16 जून से 15 सितंबर के आसपास, ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कपास की खेतीबाड़ी डैश मिट्टी में की जाती है, तो कपास किसके जुड़ी हुई है, कपास आपकी जुड़ी हुई है किससे, काली मिट्टी से। अगर आपसे ये पूछे ना कि कपास जो है किस मिट्टी में आपकी उगती है, तो आप सभी को पता है काली मिट्टी से आपकी जुड़ी हुई कपास। और दूसरा आपसे ये पूछे कि कपास जो है हरियाणा के अंदर आप सभी को पता है सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहां पर होता है, सिरसा के अंदर। कहां पर, सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन, वहीं पे कॉटन सिटी तो आप सभी को पता है, पहले भी बात कर चुके हैं, तो कमेंट करना कॉटन सिटी किसको बोलते हैं। कपास तो होगी सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर, और यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी आपकी कहां पर पाई जाती है, तो आप ये बोल सकते हो कि सिरसा के अंदर जो है वो काली मिट्टी आपकी पाई जाती है। वैसे हम कह सकते हैं थोड़ी नाम मात्र की यहाँ पर पाई जाती है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कपास का उत्पादन ज्यादा यहाँ पर सिरसा में होता है, इसीलिए काली मिट्टी कहाँ पर, सिरसा के अंदर आपकी पाई जा सकती है। ठीक है, काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप, रेगुर मिट्टी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को हम बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, बागान फसल का एक उदाहरण है। बागान फसल का मतलब, बागान का मतलब होता है आपकी नगदी फसल, नगदी फसल। अब नगदी फसल आपकी कौन कौन सी है, तो आप ये बोलोगे बैंगन, चमेली, फूलगोभी, नौकरी, नारियल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नगदी फसल के अंदर अगर हम बात करें कौन कौन सी, जैसे कपास हो गया, इसके अलावा गन्ना हो गया, इसके अलावा जूट हो गया, तंबाकू हो गया, ये सारी की सारी कौन सी है, ये सारी की सारी आपकी नगदी फसल है। कौन सी, नगदी, या जिसको हम बागान फसल के रूप में भी हम बोल सकते हैं, तो बी नारियल जो इसका आपका वो रहेगा, वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अहमदाबाद स्तंभ शिलालेख जो है वो किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई है, इलाहाबाद, सॉरी अहमदाबाद नहीं, इलाहाबाद, इलाहाबाद आप बोल सकते हो। इलाहाबाद जो है स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां जो है वो दर्ज की गई है, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है, या इसको आप क्या बोल सकते हो, इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, पहली बात तो ये लिखा गया हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा, हरिसेन। और हरिसेन कौन था, ये था दरबारी कवि। किसका था, हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो ये था समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। वहीं पे आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, समुद्रगुप्त जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं। और इसी का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था। और हरिसेन के द्वारा ही आपका लिखा गया इलाहाबाद प्रशस्ति लेख या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बोल सकते हैं। तो क्योंकि ये इसी का दरबारी कवि था, इसीलिए उपलब्धियां किसकी लिखेगा, इसी की लिखेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, समुद्रगुप्त, जो कि किसका उपासक था, विष्णु का जो है वो उपासक था। किसका था, विष्णु का उपासक था कौन, समुद्रगुप्त यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, निम्न में से कौन सा नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था। कौन सा रहेगा नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय, तो कमेंट करके यहां पर बताना कि निम्न में से कौन
पहला भारतीय जिसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और किस लिए, किस क्षेत्र में उसको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ये आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके अलावा किस सब्जेक्ट की क्लास करनी है उसके बारे में आप कमेंट करके थोड़ा बहुत बता सकते हैं, ताकि उसी अकॉर्डिंग उसकी क्लास जो है नेक्स्ट जल्दी हम शुरू कर दें। और जैसे आप देख सकते हो मैथ और रीजनिंग की जो है कांस्टेबल के सारे पेपर हम कवर कर चुके हैं मैथ और रीजनिंग के। इसके अलावा जो बचे हुए अभी एसआई के पेपर के अंदर जो मैथ और रीजनिंग पूछी गई थी वो कवर करेंगे। और उसके साथ आपकी हरियाणा जीके की तो क्लास से बेटर रहेगा कि वो नोट्स आप जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, अवर्स एजुकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके अंदर जल्दी नोट्स तैयार हो जाएंगे। उस नोट्स के अंदर जितने भी एचएसएससी ने 2021 के अंदर पेपर लिए हैं उसकी आपकी पीडीएफ तैयार हो जाएगी, जिसके अंदर हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए वो विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि क्वेश्चन दिया गया उसके बाद उसका आंसर, उसके बाद उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, वो सारी की सारी तैयार हो जाएगी। तो वो आप पीडीएफ ले सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।